आज तक मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला है दंगल का। आप देख रहे हैं आज तक मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेमडेसिविर भी है, ऑक्सीजन भी है, अवेलेबिलिटी पूरी है, लेकिन मिल नहीं रही लोगों को। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ऑक्सीजन तो जो साढ़ना पड़ेगा। आज सुबह वो कह रहे हैं कि हम 5000 नहीं दे सकते, तो जो हम कह रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है कि महाराष्ट्र को दवाई नहीं दी जाए। मलिक साहब, और जो विदेश जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोगों से बैठक ली थी, उसमें हम लोगों ने इस बात को रखा। सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपको नहीं लगता कि सरकारें हार गई हैं कोरोना? हमारा जो डिपार्टमेंट है इसके लिए काम कर रहा है और पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये बात ठीक है कि ये जो स्ट्रेन है ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं भारत वैक्सीन विदेश को दे रहा था, मुझे याद है इसी चैनल पे हम लोग कई दिन इस बहस को कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, उनके सामने कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार को अपने देश की वैक्सीन पे भरोसा ही नहीं था। प्रताप सिंह कह रहे हैं कि मिलकर लड़ना होगा। मिलकर कैसे लड़ेंगे जब आपस में लड़ाई खत्म? इसके साझा ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि सरहद पार से आतंकियों के भारत में आने की बात जैश ए मोहम्मद को कबूल कर लेनी पड़ी। और भारतीय सेना ने एक बार फिर यह जता दिया है कि हर घर से तलहा निकलेगा तो हर घर यानी कि उनके परिवार का सदस्य था। अब भी आप कहेंगे कि कश्मीर में जो बंदूक उठा रहे हैं वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? सबसे अहम बात यह है कि आज जिस तरह आपका कहना है तलहा रशीद मारा गया है, तो हम मुझे बड़ी हैरानगी हुई है। ये बंदा कहाँ से, आपको डर क्यों लग रहा है ये बोलने में? वो कहाँ से आया? नबी बता रहे हैं आपको। नबी अरे ये नबी बताइए ना, आया कहाँ से? आपने सवाल पूछा है तो आपने सवाल पूछा तो जवाब सुनिए ना। अरे कहाँ का बाशिंदा है, हमें तो बताइए। बोलिए। अरे हम आए कुछ ऐसे बयान जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि भारत की राजनीतिक पार्टियां देश की सुरक्षा को पहले रखती हैं या फिर अपने चुनाव के मकसद को पहले रखती हैं। एक बयान और आतंकवादियों की शैतानी हरकतें हों तो राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, ये तो सवाल और सबूत मांगने वाले राजनीति कर रहे हैं। मैं इनके पास जाऊं उसके पहले एक सवाल और पूछ लेता हूं। वो कह रहे हैं राजनीति वहां से शुरू हुई जहां आपने जाके बताना शुरू कर दिया 250 मारे, 280 मारे, 275 मारे, 300 मारे। तब उन्होंने कहा कि एक फिक्स नंबर तो दे। मैं बता, सुरक्षा पर जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है। तो मोदी जी ने वो करके दिखाया है। सर शेर तो अच्छा है, लेकिन मसला ये है सर कि अगर दूसरे चरण के चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम पर आज जमकर हंगामा रहा। सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर ममता बनर्जी ने आज आरोप लगाया है। और किसकी जय? बंगाल में 2 चरण का चुनाव हो चुका है और अब बीजेपी और टीएमसी के बीच माइंड गेम चल रहा है। इसकी शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार रही हैं, इसलिए उनके कहीं और से भी चुनाव लड़ने की अफवाह है। वैसे तो टीएमसी ने एक तरह से साफ किया है कि कहीं और से ममता बंगाल में अब पर्चा नहीं भरेंगे, लेकिन जो माहौल है क्या उसमें कुछ भी मुमकिन है? चुनाव होवे या खेला होवे, सीधे सीधे किसकी थी गाड़ी, का ओनर कौन था? आप इनके कितने उम्मीदवारों की गाड़ियों से ईवीएम ढूंढ के ले आए आज तक? जनाब, मैंने तो आपको अपने पहले वक्त में उदाहरण दे दिया। ईवीएम के ऊपर तो यह आरोप है, संदेह है। आज बात असम, बंगाल, केरल, पुडुचेरी की हो रही है, तमिलनाडु की हो रही है और केस असम में आया है। और क्या आप असम में दोबारा चुनाव की मांग करेंगे? जो अभी 2 राउंड हो चुके हैं उसको खारिज करवा के नए सिरे से फिर से चुनाव? मजदूरों की तस्वीरें टीवी पर देखी होंगी। कभी रेलवे स्टेशन पर डंडे खाते, कभी सड़क किनारे फुटपाथ पर बीवी बच्चों के साथ बैठे अपने पैरों को सहलाते, कभी झुंड के झुंड बनाकर तेज रफ्तार में बिना किसी भाव के हजार किलोमीटर दूर जाने की हकीकत जानते हुए भी लगा इस देश में गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप और अपराध है। आखिर इन 16 लोगों की मौत का जिम्मेदार कोई तो होगा। दंगल में आज यही सवाल पूछे के वो वहां पे मरे हैं और उनकी आपने रोटी वाली भी तस्वीर दिखाई, किसी का भी हृदय उससे बहुत दुखी होगा। शाहनवाज जी, मैं बड़ा हैरान हूं आज। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से, बहुत सारे वक्ता हमारे साथ हैं, आप लोग एक एक करके बोल लें, सबको सुनाई दे, कम से कम इस बात का ही लिहाज कर ले कि 16 लोग मर गए हैं। यही मान लीजिए कि उनकी मृत्यु पर आप लोग इंसाफ नहीं दे सकते, आप लोग जिम्मेदारी नहीं तय कर सकते
कम से कम शर्मिंदगी के साथ आपस में बातचीत ही करें, एक दूसरे का गला नहीं पकड़े, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की कोशिश नहीं। जो मजदूर की आज मौत हुई है 16 मजदूरों की, उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही तो तय होगी। थोड़ी सी सहानुभूति, थोड़ी सी संवेदना उनके परिवारों की तरफ दिखाते हुए जो 16 लोग कट के मर गए पटरी पर चलते चलते, उनके लिए थोड़ी सी संवेदना दिखाते हुए आज चीखना चिल्लाना, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ना, ये जताना कि देखो मैं उसको, निशाना शाहीन बाग पे रहेगा। चलिए रोहित जी, इसको मेरे को बिल्कुल तसल्ली से इसका उत्तर देने दीजिए। अभी तक तो तसल्ली से दे रहे थे सर, आपने कहा बता रहा, ये कहां तक जायज है कि सरकार के मंत्री जगह जगह जाके भाषण दे तो कहें कि जाओ कर लो जो करना है, ये कानून अब वापस नहीं होगा। उस धरने को खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है, अरविंद केजरीवाल की है, या विपक्ष की है, जिस पर आरोप लग रहा है कि साहब यही लोग करवा रहे हैं जानबूझ के? वहां दूसरे तमाम सारे लोग भी गए, लेखक गए, म्यूजिशियंस गए, सिंगर गए, दूसरे एक्टिविस्ट गए, तमाम सारे लोग गए। अभी संबित पात्रा से पूछे तो लिस्ट गिनाएंगे कि ये आदमी तो 10 साल से मोदी को गाली देता था, उसको शाहीन बाग ने मंच दे दिया। नहीं, वो तो गिना ही रहे लगातार। बहुत सारे लोग आज पहली बार आए हैं, ये तो रोज ये गिनाते हैं बैठ के। गुर्जर समाज का कितना बड़ा आंदोलन चलाया उन्होंने, पटरियों पे बैठे रहे, दिनों दिन बैठे रहे, हफ्तों बैठे रहे, और सरकार ने संवेदना पूर्ण तरीके से उनसे बात करनी चाहिए। सर क्या बात कर रहे हैं? जाट आंदोलन हो या गुर्जर आंदोलन हो, जरा पूछिए उनके कितने लड़के पिटे, कितनों पर केस दर्ज हुए, कितने अंदर गए, वो 12 लोगों की मृत्यु हो गई। धरना लोकतंत्र में हथियार है, लेकिन वो हथियार कितने दिन तक इस्तेमाल किया जाएगा या किया जा सकता है, ये सरकारों को और धरना देने वालों को खुद मिल बैठ के तय करना होता है, क्योंकि केवल धरने से हल नहीं निकलता, धरने के बाद बातचीत के रास्ते भी खोले जाते हैं। वो रास्ते क्या दिल्ली चुनाव तक के लिए बंद किए गए, उसके बाद ही खुलेंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। और दंगल में आज जो बहस आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, वो हर संवेदनशील आदमी की रूह कंपा देगी। कोलकाता में गरिया क्रिमेटोरियम में शवों को हुक से घसीटने की तस्वीरें वायरल हुई। जिन शवों को घसीटा गया वो सड़ चुके थे, गल चुके थे। इन तस्वीरों पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया और कहा कि मैं इससे काफी नाराज हूं। वीडियो में शवों को घसीटने की हृदय विदारक घटना पर लोगों की चिंता को साझा कर रहा हूं। इन हालात पर हतप्रभ हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है कि लाशों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। हालांकि वो केवल बंगाल का मामला नहीं था, लेकिन आज जब यह मामला सामने आया है अदालत के, तो अदालत ने बंगाल को भी, दिल्ली को भी, महाराष्ट्र को भी, तमिलनाडु को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है। लेकिन अवनीजेश अवस्थी, इससे शर्मनाक क्या होगा कि इसका भी इस्तेमाल चुनाव को वोट बटोरने के लिए कर लिया जाए, इसका भी इस्तेमाल इस बात के लिए हो जाए कि मंकी बैलेंसिंग कर लें कि तुम्हारे यहां इतने और हमारे यहां इतने। रोहित, बड़ी साफ सी बात यह है कि आप जिन तस्वीरों के बारे में कैप्शन ये देते हैं कि ये तस्वीर हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, विचलित कर सकती हैं, ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद, ऐसी घटना के बाद अगर निहायत संवेदनहीन व्यक्ति की भी संवेदना जग जाती है। चलिए सर, झगड़ा शुरू हो गया और हमारी नीति है जब झगड़ा हो जाए तो कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम झगड़ा नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप लोग कम से कम अपनी अपनी बात साफ गोई से रखें, सबको समझ में आए, सबको सुनाई दे, ताकि उसके बाद जनता अपनी राय बना सके कि दंगल में आखिर किसने किसको पटकनी दी और किसकी बात सही थी, किसकी बात गलत थी। भारत और चीन के बीच सरहद पर तनाव बरकरार है। हालांकि इसे सुलझाने के लिए दोनों तरफ से सैनिक अधिकारियों में बातचीत हो रही है, लेकिन सरहद पर तनातनी के मुद्दे पर देश में राजनीतिक तनातनी हो रही। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को लेकर 71 पूर्व सैनिकों ने एक साझा बयान जारी किया और इस संवेदनशील मसले पर राजनीति करने से बाज आने को कहा। अब संबित पात्रा, इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यह भाजपाई फौजियों ने लिखी है। आप लोगों ने लिखवाई है क्या चिट्ठी? है देखिए, कांग्रेस के हिसाब से तो सारे फौजी भाजपाई ही हैं और उनको इस प्रकार से यूं लगता है क्योंकि भाजपा भारत के लिए मर मिटती है, भाजपा भारत और राष्ट्रवाद के लिए मिटती है। ज्यादातर डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं सर, जिनको ये विशिष्ट सेवा मेडल और इस तरह के सारे सैनिक सम्मान मिले हुए हैं। आप लोग सोचते भी नहीं, कोई आपसे सवाल पूछे आप कह देते हैं जाओ तुम तो भाजपाई हो। कोई लिहाजदारी बची नहीं क्या? 1967 में हमारी आर्मी ने चाइना के घर में घुस के 450 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे। आप ये चीजें कह के हमारे पूर्वजों को लानत मत दीजिए, बार बार मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। कुछ सवाल पूछे जाने जरूरी होते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि उसमें आपको सवाल पूछने की छूट होती है।
चीन से तुलना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चीन में सवाल पूछने वाली व्यवस्था है नहीं। तो जब सवाल पूछे जाएंगे तो उसके जवाब भी सरकार को देने पड़ेंगे। लेकिन विपक्ष पर भी यह सवाल उठने लगा है कि वो अपने सवाल के चक्कर में या अपनी राजनीति के चक्कर में देश हित को तो ताक पर ना रखें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज आरएसएस और बीजेपी पर सीधा हमला किया और कहा कि गांधी का नाम लेना तो आसान है, लेकिन उनके रास्ते पर चलना आसान नहीं है। सोनिया ने कहा कि आरएसएस चाहती है गांधी है। देखिए, जहां तक गांधी जी का विषय है, हमने कभी ये नहीं कहा कि गांधी जी केवल हमारे हैं और गांधी जी किसी और के नहीं हैं। गांधी जी इस राष्ट्र के धरोहर हैं, गांधी जी इस राष्ट्र के पिता हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन पे समान अधिकार सबका है। मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है, मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं, अगर विदेशी मूल की सावरकर को मिले और सावरकर कोर्ट रूम में मौजूद थे उसके दौरान, उनके ट्रायल के दौरान, वो सावरकर इसलिए कॉन्विक्ट नहीं हुए क्योंकि कोरैबोरेटिव एविडेंस नहीं मिले और कपूर कमीशन ने उनको कॉन्विक्ट किया था। अब सारी बातों की एक बात, जब गृह मंत्री ने कह दिया कि यह संगठन ऐसा है, राष्ट्रपति ने कह दिया यह संगठन ऐसा है, गांधी को सही मायने में जीवन में उतारने वाला कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। हैदराबाद की पुलिस ने महिला डॉक्टर से रेप करने और उसे मार डालने के 4 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर सच्चा है या फर्जी, हमारी बहस इस पर नहीं है। बहस है इंसाफ के तरीके पर। पिछले 1 हफ्ते से महिला अधिकार कार्यकर्ता टीवी पर कह रही थी इनको चौराहे पे लाके मार देना चाहिए। संसद के अंदर से यह आवाज आ रही थी इनको बीच चौराहे पे जिंदा जला देना चाहिए। और अब जब ये एनकाउंटर हो गया तो आप ही लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर देश कैसे चलेगा? आज जो लोग सड़कों पे मिठाई बांट रहे हैं ताहिरा जी, जीने का अधिकार नहीं होता क्या? मुझे बहुत अच्छे से याद है जब ये निर्भया केस हुआ था, तब भी आप और हम ऐसे ही टीवी पर डिबेट करते थे। तब भी आप लोग यही बात कहते थे कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को फास्ट पेस पे लाना चाहिए, फास्ट ट्रैक अदालतें बनानी चाहिए, सेंसिटाइज करना चाहिए पुलिस को। आडवाणी जी अकेले यूपोली 1 पर चल रही है, वो कल दूसरे पर भी चलेगी, तीसरे पर भी चलेगी। और गोलियां किसी भी सभ्य समाज में इंसाफ का जरिया नहीं हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। लॉकडाउन के 2 राउंड हो जाने के बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिसकर्मियों पर आतंकवादियों के साथ तीसरी मुठभेड़ में 14 दहशतगर्दों को धराशायी किया गया। लेकिन सुरक्षा बलों की इस कामयाबी के बीच यह सवाल फिर गूंजा है कि कश्मीरी पंडितों को इंसाफ कब मिलेगा? सोमवार को कश्मीर के सरपंच अजय पंडिता की हत्या कर दी गई। 17 साल पहले कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था। उसके बाद किसी कश्मीरी पंडित पर इस तरीके का यह पहला। चाहते कोई राजनीतिक बातें नहीं करना चाहते। इस बच्ची की बातें सुनने के बाद बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद बातें राजनीतिक तूतू मैमे में चली गई। अगर ये राजनीतिक तूतू मैमे से ही बाहर निकल आती तो शायद किसी हल की तरफ चीजें बढ़ती। सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताते हुए, तस्वीरें पोस्ट करते हुए देख रहे हैं। बहुत लोग हमसे पूछते भी हैं तुम क्यों नहीं करते? हमारा भी मन करता है बच्चों के साथ घर बैठकर फिल्म देख लें, हमारा भी मन करता है शाम को चाय अपने घर परिवार के लोगों के साथ पी लें, क्योंकि हमारा एक परिवार पर्दे के उस पार भी है। आप लोग भी तो हमारा परिवार है। हम काम पर हैं ताकि आप घर पर सुरक्षित रहें, आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, हर खबर सही समय पर मिलती रहे, इसलिए हम दफ्तर आ रहे हैं।